हेलो स्टूडेंट्स, 10th बोर्ड वाली सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास है ये हमारी, तो आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे 10th बोर्ड वाली बुक को। फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। इससे पहले संख्याओं की जानकारी वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि वास्तविक संख्याओं से पहले कुछ संख्याएं, जो संख्याओं के प्रकार होते हैं, वो हमने पढ़े थे। जिन्होंने नहीं भी पढ़े हैं वो वीडियो में जाके देख सकते हैं उसको। तो वास्तविक संख्याएं, ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 टॉपिक हैं मेन, जो पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि वास्तविक संख्याओं में हमको मेन चीज़ें पढ़नी क्या हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फर्स्ट जो इसमें पढ़ना है हमको वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सेकंड है इसमें अभाज्य गुणनखंड। सेकंड जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है अभाज्य गुणनखंड। और थर्ड है एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ही कुछ थ्योरम्स और पढ़ेंगे हम। तो मेन ये 3 चीज़ें हमको पढ़नी है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अभाज्य गुणनखंड और एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये थ्योरम है, इस थ्योरम को लिख लेंगे पहले। आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, लिख सकते हैं इसको। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है, मतलब जो भी संख्या है, उस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। इसका ये स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट ही हमको याद रखना है इस थ्योरम का। अब इसमें 2 चीज़ें हैं मेन, एक तो होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या का मतलब है कि कोई भी संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। ठीक, और एक होती है अभाज्य संख्या। ये इम्पोर्टेंट संख्याएं हैं, इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है हमारे ये। तो ये तो फंडामेंटल थ्योरम हो गई, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में हमको लिखना है कि पहले हम पढ़ लेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले इसको लिख लो। अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत थ्योरम क्या कहती है, प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। सारी चीज़ों की बात करेंगे हम इसमें, अभाज्य संख्या की भी, गुणनखंडों की भी, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, और बाद में एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, तो पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो पहले अभाज्य संख्या को लिखेंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, एक और तथा स्वयं संख्या। भाई 1 का भाग तो हर संख्या में ही जाता है, तो 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा।
उसके अलावा उस संख्या का खुद का ही भाग जाता है, खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग अगर उस संख्या में नहीं जाता है तो उस संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो परिभाषा क्या है इसकी, पहले वो लिख सकते हैं, वह संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। किस किस को छोड़ के भाई, एक का और स्वयं संख्या का, क्योंकि किसी भी संख्या में खुद संख्या का भाग तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा एक का भी हर संख्या में भाग जाता है। उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग अगर नहीं जाता है तो वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। उदाहरण लिख सकते हैं हम, स्टार्टिंग से छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। अब एक में एक का भाग जाता ही है तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके अलावा दो, अब दो को देखेंगे कि देखो दो में भाग जाता है किस किस का, या तो एक का, क्योंकि एक का तो हर संख्या में ही भाग जाता है, और उसके अलावा दो में सिर्फ दो का भाग जाएगा, उसके अलावा दो में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये दो कैसी हो गई, अभाज्य संख्या। दो के बाद तीन को चेक करेंगे, वही एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सब में ही जाता है एक का भाग। तो उसके अलावा तीन में किसी संख्या का भाग जाता है क्या, सोच के बताओ, क्या तीन में भाग जाता है किसी संख्या का, तो नहीं। तो इसलिए ये भी कैसी हो गई, अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद संख्या आती है 4। अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये अभाज्य संख्या है। तो 4 में किसी संख्या का भाग जाता है भाई, एक का तो जाएगा ही जाएगा, एक के अलावा दो के पहाड़े में आता है 4, तो दो का भी भाग जा रहा है इसमें। 4 में सिर्फ 4 के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें किसका जा रहा है, 2 का। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऐसे ही बात करेंगे 5 की। बताओ 5 में 5 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है क्या, 5 किसी संख्या के पहाड़े में आता है, 5 सिर्फ 5 के ही पहाड़े में आता है। तो ये भी कैसी हो गई, अभाज्य संख्या। अब 6 बताओ, क्या 6 में किसी संख्या का भाग जाता है, तो याद आ गया होगा 6, 2 का भी जाता है 6 में और 3 का भी जाता है, कि 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, इसलिए ये भी कैसी है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके बाद हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो अभाज्य संख्या हैं। 6 के बाद 7 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता। 7 के बाद में 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, 10 में 2 का और 5 का भाग जाता है। उसके बाद में आ जाएगा 11 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, 11 सिर्फ 11 के पहाड़े में ही आता है। तो स्वयं का भाग तो जाएगा ही जाएगा, स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो 11 के बाद 13 के बाद 15 नहीं होगी, 16 भी नहीं होगी, 17, उसके बाद 18 नहीं होगी, 19, उसके बाद में 20 में भी भाग जाता है, 21 में 3 का जाता है, 7 का जाता है, 22 में 2 का भी जाता है, 11 का भी जाता है। उसके बाद में 23 के बाद में 23 वाली लाइन में 23 के बाद आएगा 29, और इसके बाद में क्या क्या आएंगे 100 से पहले, वो आप बताओगे, आप चेक करेंगे
इसके बाद वाले और कमेंट करके बताएंगे कि इसके बाद में 100 से पहले और कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ तक लिख सकते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन क्या है, वो दोनों ही चीज़ें लिख सकते हो, चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जिसको करने आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं भी आते हैं तो हम स्टार्टिंग से ही गुणनखंड करना सीखेंगे कि गुणनखंड करते कैसे हैं। अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं हमको, लेकिन गुणनखंड करने का तरीका भी हम साथ के साथ ही सीख लेंगे जिनको आता नहीं है उनको। ठीक है, तो प्रश्नावली पे आ जाएंगे हम। प्रश्नावली 1.1 पे आ गए हैं। फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखेंगे इसके। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड लिखने 140 के। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड जिसको भी दिक्कत है, अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आते हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। उसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई अभाज्य गुणनखंड हमको आते नहीं हैं। बाकी यहाँ अगर समझ सकते हैं तो यहाँ पे भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखो, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये वाला निशान बनाना होता है। जिस संख्या के गुणनखंड करने हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। संख्या क्या है हमारी 140। तो 140 के गुणनखंड करने हमको। अब देखो, संख्याएं लिखवाई थी आपको सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? सम। जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो सम संख्याएं होती हैं। और सम संख्याओं की पहचान क्या है कि जिन संख्या की इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सम संख्याएं होती हैं। तो ये संख्या भी कैसी है? सम। ये वाली संख्याओं के प्रकार आपको पहले से बता दिए हैं, वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें संख्याओं के प्रकार बताए हुए हैं। संख्याओं के परिचय के नाम से जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये 140 सम संख्या है। अब सम संख्या में यह है कि अगर सम संख्या है तो हमको सबसे पहले इसमें भाग देना है। हमको सबसे छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या होती है 2। तो 2 का भाग देना स्टार्ट करेंगे। अब 2 का भाग तभी देंगे कि यहाँ देख लेंगे कि संख्या सम है या नहीं है। अगर सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। ये संख्या सम है, 140 में भाग देंगे 2 का। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे 14, 7 बार पे आता है, 2 7 14। और 0 में भाग देंगे तो 0 में भाग जाएगा 0 बार। अब यही प्रक्रिया हमको बार बार दोहरानी है कि यहाँ हमने भाग दे दिया, 70 आ गया। अब वापस से हमने इस तरह की निशान बना दिया, वापस से वही लाइन बना दी जो हमने पहले बनाई थी। अब हमको इसमें भाग देना है 70 में। इसमें भी देखो इकाई पे 0 है, ये संख्या भी सम है। जब ये संख्या सम है तो वापस इसमें फिर से 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देंगे हम इसमें, 70 में भाग देंगे 2 का तो 3 बार जाएगा। पहले 7 में देंगे, 7 में भाग जाएगा 3 बार, 2 3 6, 1 बच जाएगा, 1 इधर आके लग जाएगा। इस तरह से देते हैं ना भाग। जिसको भाग देना नहीं भी आता है इस तरह से देख सकते हैं कि 2 3 6, 1 बचा, फिर ये 0 नीचे ले लिया और फिर 10 में भाग देंगे तो 10 में भाग गया 5 बार। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो कितनी बार भाग गया? 35 बार। अब 35 आ गया। अब वापस से वही ये प्रक्रिया हमको यही वाली दोहरानी है। अब आ गया 35। अब देखो इसमें भाग देना है। देखो भाग हमेशा, वो अभाज्य संख्याएं क्यों लिखी थी हमने? अभाज्य संख्याएं हमने इसलिए लिखी थी कि हमको जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते टाइम जो भाग देते हैं ना,
वो भाग हमेशा उन्हीं संख्याओं के देने हैं जो अभाज्य संख्याओं के अंदर हमने संख्याएं लिखी थी, कि पहले 2 थी, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, इस तरह से वो संख्याएं हैं। तो अब जैसे 2 का भाग नहीं जा रहा तो हम 3 का ट्राई करके देखेंगे कि क्या 3 के पहाड़े में ये 35 आएगा, क्या 3 का भाग जा सकता है इसमें पूरा। अगर हमको ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा है कि इसमें भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो फिर हम भाग दे के देख लेंगे। अगर पूरा जाएगा तो भाग देंगे, अगर पूरा नहीं जाएगा तो भाग नहीं देंगे। अब इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो इसमें तो पूरा चला जाएगा एक बार, लेकिन जब 5 में भाग देंगे 3 का तो एक बार जाएगा और बचेगा 2 शेषफल। तो इसका मतलब शेषफल बच गया तो पूरा भाग नहीं गया। अब देखो 2 हो गया, 3 ट्राई करके देखा हमने, 3 का भाग नहीं गया, तो 3 के बाद में संख्या क्या है हमारे पास 5। अब 4 ट्राई नहीं करेंगे। क्यों ट्राई नहीं करेंगे? क्योंकि अगर 4 का भाग जाएगा तो पहले 2 का ही चला जाता, और अभाज्य संख्याओं को ही हमको ट्राई करना है। तो 5 का भाग देखो, जिस संख्या की इकाई पे 5 होता है उस सब संख्याओं में 5 का भाग जाता है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो 5 का भाग जाएगा, 5 के पहाड़े में आता है 35, कितनी बार पे 7 बार पे। अब 7 आ गया, अब वापस से वही प्रक्रिया। अब 7 में भाग किसका जाएगा? 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाता है। अब क्या आ गया 1। तो ये प्रक्रिया कब तक हमको दोहरानी है? जब तक 1 नहीं आ जाए। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका देख लिया कि सबसे पहले संख्या लिखेंगे, संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर संख्या सम है तो 2 का भाग देंगे, अगर संख्या सम नहीं है तो फिर 2 का भाग हम नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं देंगे। उसके अलावा जो संख्याएं हैं उनको ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बार भाग दिया, बाद में जो भागफल आया उसमें वापस से भाग देंगे। इस तरह से जब तक भाग देते जाना है तब तक 1 नहीं आ जाए। ठीक, अब इसको लिखना कैसे है? 140 के गुणनखंड कर दिए हमने, ये गुणनखंड कर दिए हमने इसके 140 के। तो अब इस 140 को कैसे लिखना है? ये 140 लिखा है, जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उन संख्याओं को इसके सामने लिखना है। कैसे? गुणा करके, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये हमारा आंसर है। वो हमको साथ में लिखना है क्योंकि वो हमने गुणनखंड करके देखे हैं इसके। अब इसमें देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। उसके बाद में 5 है और 7 है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं कि ये जो 2 गुणा 2 लिखा है इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इसको 2 की घात 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके अलावा 5 और 7 ऐसे कैसे? ये आधार वाली संख्या को थोड़ा सा बड़ा और घात वाली संख्या को थोड़ा सा छोटा। ये 2 क्यों लगाया? क्योंकि ये 2 कितनी बार आ रहा था? 2 बार, इसलिए कितनी घात? 2 बार। अगर 2 से ज़्यादा बार आता तो जितनी बार आएगा उतनी घात इसकी लग जाएगी। तो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड करने का। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। पहला जो सवाल है उसका पहले का पहला ही क्वेश्चन है, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसका 4th। बाकी आप करके देखेंगे, नहीं आएगा तो बता देंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन बता देंगे बाद में। तो ये क्वेश्चन है 5005। अभाज्य गुणनखंड करने इसके भी। तो वही अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे, बाद में उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो गुणनखंड करने का वही तरीका है कि यहाँ पे लिखेंगे संख्या को, जिस संख्या के हमको गुणनखंड करने हैं उस संख्या को हमको ये साइन बना के इसके अंदर लिख देना है।
संख्या देखनी है पहले, सबसे पहले वही सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे, अगर सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं देंगे। उससे आगे वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे ट्राई करके देखेंगे कि किसका भाग जा सकता है। अब देखो सम संख्या कौन सी होती है, जिसके इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो होती है सम संख्या, और जो सम होती है उसमें 2 का भाग जाता है। अब इसकी इकाई पे लिखा हुआ है 5, सम नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें। 3 का भाग दे के देख सकते हैं इसमें कि 3 का अगर जाता है तो 3 का भाग देंगे, अगर नहीं जाता है तो फिर उससे आगे वाली संख्या ट्राई करेंगे। ठीक है, एक यहीं पे तुमको बताया था कि अगर किसी संख्या की इकाई पे 5 है तो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा, तो हम 5 का भाग दे सकते हैं इसमें, 5 का। देखो 5 का भाग दिया, एक बार भाग गया 5 में। अब 0 में 0 बार ही जाता है, फिर इस 0 में भी 0 बार ही जाएगा, और ये 5 में वापस से एक बार। ठीक, 5 का भाग चला गया। अब 5 के बाद में हमको संख्या ट्राई करनी है इसमें, तो 5 का तो जाएगा नहीं, 5 का भाग तभी जाता है जब इकाई पे या तो 0 हो और या फिर 5 हो। अभाज्य संख्याओं में जब हमने संख्याएं लिखी थी तो 5 के बाद में हमारी संख्या आती है 7, तो 7 का भाग दे के देखेंगे इसमें, 7 का भाग देंगे। देखो 7 का भाग पहले 10 में देंगे, तो 10 में भाग दिया, एक बार गया, 7 एकम 7, फिर बचे 3 इधर लग जाएगा, ये हो जाएंगे 30, फिर 30 में भाग देंगे। वो ऐसे इस तरह से जब भी कन्फ्यूज़न हो तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से भाग दे के देख सकते हैं। तो इस तरह से भाग देंगे तो 7 एकम 7, फिर 3 बचे, फिर ये 0 को नीचे उतार लिया, फिर 30 में भाग देंगे 7 का, 4 बार गया, 7 चौका 28, फिर ये 2 बचे, फिर ये 1 को नीचे ले आएंगे और 7 में फिर भाग चला गया 3 बार, 7 तिया 21। तो यहाँ पे गलती नहीं हो इसलिए हम इस तरह से भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है, तो भाग कितनी बार गया, 143 बार। ठीक, वही वापस से अब वापस चेक कर सकते हैं कि इसमें 7 का भाग जाएगा क्या। तो 7 का भाग अगर देंगे तो ये 7 दूना 14 और उसके बाद में ये 3 शेषफल बच जाएगा, 7 का भाग अब 3 में नहीं जाएगा। ठीक, तो 7 के बाद में अब संख्या आती है हमारी 11। 11 का भाग दे के देखो, इसमें 11 का भाग देंगे 14 में, एक बार गया, 11 एकम 11, बचे कितने 3 इधर आ जाएगा इसके आगे, तो ये हो गए 33 और 33 में भी 11 का भाग चला जाएगा 3 बार, तो ये 13 बार भाग गया और 13 वापस कैसी संख्या आ गई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में हमने लिखी थी 5, 7, 11 और 13, तो 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाता है, तो ये अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गए 5005 के। लिखना कैसे है इनको, ये संख्या है, संख्या के सामने जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उन सबको गुणा करके लिखना है। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। कोई संख्या रिपीट तो नहीं हो रही, अगर रिपीट हो रही है तो उसको घात के रूप में लिखना है, और अगर रिपीट नहीं हो रही है तो जैसे संख्या लिखी है वैसे के वैसे ही इनको लिखी हुई छोड़ना है। ये ही इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया और पहला टॉपिक भी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, और इसके अलावा इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं वो आप कर सकते हैं, नहीं होते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड, एलसीएम एंड एचसीएफ। थर्ड टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के लिए जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं उसका एक डिटेल में वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, वो भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसमें से जाके देख सकते हैं, बाकी आपको अलग से मिल जाएगा वो।
कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी इसमें तो हम सीखेंगे ही। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रमेय लिखेंगे, उसके बाद में हम सवाल करेंगे इसके। तो लिखो, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ये कोई दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए एलसीएम ऑफ ए बी, कि ए और बी का एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ ए बी, इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को अगर आपस में गुणा करते हैं तो वो वापस से इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। सवाल में हमको और समझ में आ जाएगा जब संख्याओं से हम सवाल करेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये प्रमेय है, क्वेश्चन करने हैं हमको इस प्रमेय से रिलेटेड। तो इस प्रमेय को हमको याद रखना है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हमको दिए हुए हैं, उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के हमेशा बराबर होता है। सवाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक, 6 तथा 20, दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 20 के का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये दो संख्याएं हैं 6 और 20, इन दोनों संख्याओं को हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहली बात तो वही कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी हमको सबसे पहले दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम साइड में करके देख सकते हैं कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक संख्या है 6 और एक संख्या है 20। अब आपको अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सही करने आने चाहिए। इस पूरे सवाल का बेस ही इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड पे डिपेंड है कि पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बाद में इस सवाल पे पहुंचेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही अभाज्य गुणनखंड से निकलते हैं। तो पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का वही तरीका है, ये निशान बनाना है, इसमें संख्या को लिखना है। संख्या को पहले देख सकते हैं कि संख्या सम है या विषम है। सम है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग देना स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 का भाग देंगे। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? 6 में 3 बार। और अब 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो जैसे ही 1 आ जाता है वैसे ही हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाएगा। अब 20 में भाग देंगे। 20 में भी वही सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देना शुरू करेंगे। ये भी सम संख्या है। 2 का भाग दिया हमने, 1 बार गया, और फिर 0 का भी भाग 0 बार। ठीक है, वैसे भी 2 के पहाड़े में 20 10 बार पे आता है तो 10 बार भाग गया। अब 10 में भाग देना है, वापस से 2 का भाग दे सकते हैं क्योंकि 10 वापस से 2 के पहाड़े में आता है 10। तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 5 बार। और 5 का भाग 5 में 1 बार। 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाता है, इसलिए 5 का भाग दे दिया हमने। ठीक है, तो ये दोनों संख्याओं के हमारे अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गए। देखो, अब हमको इसका आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे संख्याओं 6 तथा 20 के अभाज्य गुणनखंड से हम जानते हैं कि
अभाज्य गुणनखंड हमने करके देख लिए। अभाज्य गुणनखंड को लिखते कैसे हैं वो आपको बताया पहले ही कि कैसे लिखते हैं, जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उनको गुणा करके। तो 2 गुणा 3 और 20 के गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 और इसी को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5। 2 2 बार आया तो इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब निकालने हमको एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम हमेशा एचसीएफ ही निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 6,20। किस किस का एचसीएफ, 6 और 20 का। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको देखने इन दोनों के गुणनखंड जो हमने पहले से ही कर लिए। तो 6 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 और 20 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। तो अब हमको देखना है कि कौन सा जो गुणनखंड है वो कॉमन है इन दोनों में। देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है, तो ये 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है गुणनखंड उसको हमको यहाँ लिख देना है। वो क्या है, एचसीएफ है दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन गुणनखंड होता है दोनों का वो होता है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया, 2। अब लिखेंगे हम एलसीएम। इनको ही देख के आंसर देना है हमको। ठीक है, तो एलसीएम लिखेंगे 6 और 20 का। 6 और 20 का एलसीएम। तो अब देखो, 6 और 20 का एलसीएम हमने लिख लिया। इस पे हमने निशान लगा दिया था कि ये और ये दोनों क्या है, कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम जब हम लिखेंगे तो पहले हमने जो एचसीएफ वाला आंसर आया है उसको लिखना है हमको वापस से। जो एचसीएफ में आंसर आया है वही हम एलसीएम में लिख देंगे। इसको लिखने के बाद जो ये दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं, जिन संख्याओं पे हमने निशान लगा रखे हैं उनको तो हम छोड़ देंगे और बाकी जो संख्याएं बच गई वो सारी संख्याएं यहाँ लिख देंगे इसके साथ। पहले लेकिन किसको लिखना है, जो हमने एचसीएफ में लिखा है वो संख्या हम पहले लिखेंगे और उसके बाद में जो संख्या पे निशान नहीं लग रहा है उन सारी संख्याओं को हम यहाँ लिख देंगे। इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ इस तरह लिखने की बजाय देखो कि ये 2 संख्याएं हैं, 6 के गुणनखंड थे 2 गुणा 3 और 20 के गुणनखंड थे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉमन क्या हुआ, एचसीएफ तो क्या हो गया 2। इसमें जो कॉमन होगा उस पे हम गोला बना देंगे। ठीक है, निशान लगा सकते हो कि दोनों पर टिक कर सकते हो या फिर इस तरह से हमने गोला बना दिया कि ये और ये इन दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया एचसीएफ। अब पहले एचसीएफ को लिखने के बाद जो संख्या बच गई वो सारी संख्याएं हमको यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो क्या क्या बच गया, एक तो 3, एक 2 और एक 5। इन सब को गुणा करके हमको लिखना है। गुणा कर देंगे इनको, 2 3 6, 6 2 12 और 12 5 60। तो एचसीएफ तो आ गया 6 और 20 का 2 और एलसीएम आ गया इन दोनों का 60। अब एक प्रमेय लिखी हमने कि एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर ए गुणा बी। यानी कि जो 2 संख्याएं हमको दी हुई हैं उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पे और उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो हमेशा बराबर आएगा। तो इसको चेक करके देख सकते हैं, हमने ये क्वेश्चन किया है, एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, तो ये थ्योरम हम यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। हालांकि हमसे यहाँ पे नहीं पूछी है, ये थ्योरम हमको प्रूफ करने के लिए कहा भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम चेक कर सकते हैं। देखो, एलसीएम ऑफ ए बी, अब ए और बी यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई हैं हमको 6 और 20। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 2।
गुणा कर दिया हमने तो आंसर क्या आ गया 120। ठीक है, 120 आ गया। और एक हमको और चेक करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, 6 और 20, 6 और 20। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं हैं, इनको भी गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और 0 को 0, तो ये भी क्या आ गया 120। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के हमेशा बराबर आता है। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई हमारी। इसको हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी। तो ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका है। ये हमने इन दो संख्याओं से देखे, हमने और जो हमारे प्रश्नावली के सवाल है वो हम करके देखेंगे। तो अभी इतना लिख सकते हो। क्लास हमारी इसी टाइम रहेगी डेली, तो क्लास मिस नहीं करनी है। डेली हमको डेली क्लास अटेंड करनी है और डेली आपकी क्लास इसी टाइम अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हो।